हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे सब। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल के लेक्चर में हमने मेंडल के कुछ वंशागति नियमों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने प्रभाविता का नियम देखा, विसंयोजन का नियम देखा और स्वतंत्र अवयवन का नियम देखा। ठीक है, ये तीनों नियम कल हमने देख लिए थे और तीनों ही जो नियम हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना भाई, बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आज जो हम नया टॉपिक जो आपके सामने है और उस टॉपिक का नाम है मेंडलवाद के विचलन। मेंडलवाद के विचलन यानी कि डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। इंग्लिश क्या बोलते हैं? डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, है ना। मतलब मेंडलवाद का क्या मतलब होता है? मेंडल मीन्स मेंडल और वाद का मतलब होता है नियम, है ना। तो मेंडल के नियम जो हैं उनके विचलन या उनको गलत साबित करने वाले या उनके अपवाद। ध्यान सुनिए, मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, तो जो मेंडल का प्रभाविता वाला नियम था उस नियम के बहुत सारे अपवाद आगे चल के देखने को मिले। मतलब मेंडल ने प्रभाविता के नियम पर बहुत जोर दिया था और मेंडल का एक स्टेटमेंट था, एक कथन था। वो कथन क्या था कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो तो होता है प्रभावी, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो होता है अप्रभावी। ये मेंडल का एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था ना। मेंडल का एक बहुत अच्छा कथन था ना प्रभाविता के नियम में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि भाई पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा उसे हम प्रभावी बोलेंगे, और जो दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है या पहली पीढ़ी में छिपा रहता है उसे हम रिसेसिव यानी कि अप्रभावी बोलते हैं। ये उनका एक कथन था। तो मैं आगे चल के मेंडल के बाद जब आगे कुछ वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि भाई मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो सर्वथा सत्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो हर जगह सत्य साबित नहीं होता है, कुछ जगह पर उसके कुछ अपवाद या विचलन भी देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब उसको थोड़ा सा मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता, हर एग्जाम्पल में, कि पहला करेक्ट जो पहली पीढ़ी में प्रकट हो रहा है वो प्रभावी ही हो, डोमिनेंट ही हो, है ना। समझ रहे हैं? तो वही विचलन है भाई। तो मेंडलवाद के विचलन। अच्छा, मेंडलवाद के विचलन वाला जो टॉपिक है ना, देखो एक तो ये वाला टॉपिक, 3 टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मेंडलवाद वाला विचलन, अब यार 3 टॉपिक ही सबसे मोस्ट है ना। एक तो मेंडलवाद वाला विचलन, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इसके एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, और एक हम आगे गुणसूत्र कुछ आनुवांशिक डिजीज के बारे में और पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से भी क्वेश्चन। तो 3 टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण तो हमने समझ में आ गया। फिर हमने प्रभाविता के नियम वंशागति के नियम भी देख लिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब जो मेंडलवाद के विचलन है ना, तो मैंने क्या किया है, टोटल जो इसके विचलन हैं उनको एक साथ लिख दिया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एक साथ लिख दिया है। तो उस विचलनों के सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊं। सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अब मैं नाम लिखूंगा क्योंकि आपके पास नोट्स है, मुझे यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं कि भाई ये उसके वो विचलन होते हैं। वैसे मैं बोल दूं, है ना। पहला जो विचलन है वो है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा जो होता है वो है सह प्रभाविता। ठीक है, सह प्रभाविता। तीसरा जो होता है वो बहु प्रभाविता। चौथा है बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति, और 5वां है सहलग्नता। ठीक है भाई, ये 5 जो हैं वो विचलन हैं मेंडल के नियम के। अर्थात ये जो 5 घटनाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु प्रभाविता,
बहुजीनी वंशागति और सहलग्नता, ये पांचों मेंडल के नियम के अपवाद हैं या विचलन हैं। उनमें से केवल एक जो लास्ट वाला है सहलग्नता, वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है, और बाकी के जो चारों हैं वो सभी प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। ये भी आपको क्लियर हो गई बात, ठीक है। प्रभाविता का जो नियम था ना मेंडल का, उसके तो 4 अपवाद हैं यहाँ पर। हालांकि और भी अपवाद होते हैं उसके, जैसे घातकता वगैरह, पर आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई जिक्र टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो 4 जो मैंने ऊपर वाले लिखे 4 नंबर तक, वो तो सभी प्रभाविता के नियम के विचलन होते हैं, और जो लास्ट में सहलग्नता आपको दिख रहा है वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो एक एक की हम क्रम से बात करेंगे भाई, और ध्यान रहे ये जो 2 टॉपिक चलेंगे अब, एक अपूर्ण प्रभाविता और सेकंड नंबर का सह प्रभाविता, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंतर्गत। इन दोनों को BVM कर लेना भाई, अपूर्ण प्रभाविता को और सह प्रभाविता को, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। सबसे पहले एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना भाई, एक एक बात को ध्यान से सुनना है ना। अपूर्ण प्रभाविता की हम बात कर रहे हैं, और अपूर्ण प्रभाविता को आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है अपूर्ण प्रभाविता को भाई, है ना। अब ध्यान से सुनिए। अच्छा हेडिंग देखिए, हेडिंग बहुत दिन हो गए मुझे कहते हुए कि भाई बायोलॉजी की अधिकतर हेडिंग ऐसी होती है जो अपने आप में बताती हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण माने इनकम्प्लीट, प्रभाविता माने प्रभावी। देखो मेंडल का स्टेटमेंट क्या था? मेंडल का स्टेटमेंट था कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी होगा। यही कथन था ना मेंडल का, प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो प्रभाविता के नियम को गलत साबित करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए जो प्रभाविता का नियम है, कोई आया, हाँ खुला है, हाँ 1 मिनट रुको सर, नमस्कार। हाँ भाई चलिए वापस आ जाइए, थोड़ा कोई मिलने वाले आ गए थे ना तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। चलिए तो क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। क्लियर भाई? तो अपूर्ण प्रभाविता, जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होना, यही तो मतलब है भाई। अपूर्ण माने पूर्ण रूप से नहीं, क्या नहीं, प्रभावी नहीं होना। क्योंकि मेंडल तो कहते थे कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी होगा और जो छिपा रहेगा वो अप्रभावी रहेगा, यही तो मेंडल का कथन था। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता पढ़ के चल रहे हैं। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन भाई? डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। अच्छा नोट्स आप ज़रूर अपने सामने रखा करें भाई, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक कराऊं तो नोट्स आप सामने रखा करें। पहले नोट्स भेजने का यही तो मतलब होता है कि ताकि आप पूरी थ्योरी को समझ पाएँ जो मैं यहाँ बोलता हूँ या बताता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है? अपूर्ण प्रभाविता कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, या एक जोड़ी लक्षणों के बीच जब हम कोई क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा गुण प्रकट होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आपने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया। क्लियर? तो होता क्या है, जो F1 पीढ़ी है ना, F1 पीढ़ी, इस पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा गुण प्रकट होता है।
तो हम इसे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। मेंडल तो ये कहते थे कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण पादपों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण तो होता है प्रभावी और दूसरा होता है, लेकिन बाद में कुछ जब प्रयोग किए गए तो वहां पर क्या देखा गया कि पहली पीढ़ी में न तो प्रभावी प्रकट हुआ ना अप्रभावी प्रकट हुआ और कोई तीसरा ही गुण आ गया। तो बताइए क्या इस उदाहरण में प्रभाविता का नियम सत्य है? भाई मेंडल तो ये कहते थे कि पहली पीढ़ी, अभी मैं आपको बताऊंगा है ना, तब आपको पता चलेगा। मेंडल तो ये कहते थे कि भाई पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो आप उसे डायरेक्ट प्रभावी बोल दीजिए और जो नहीं हो रहा है उसे आप अप्रभावी बोल दीजिए, यही तो कहते थे मेंडल। लेकिन बाद में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे गए कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में आना तो था प्रभावी मेंडल के अनुसार, लेकिन न तो F1 पीढ़ी में प्रभावी प्रकट हुआ ना अप्रभावी प्रकट हुआ और कोई तीसरा ही गुण प्रकट हो गया, तो हम ऐसी घटना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, केवल ये प्रभाविता के नियम का अपवाद है बस। प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी में प्रभावी प्रकट होना चाहिए था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे गए कि F1 पीढ़ी में न तो प्रभावी प्रकट हुआ ना अप्रभावी ही प्रकट हुआ और कोई तीसरा ही गुण प्रकट हो गया, तो हम इस घटना को किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका देखिए एग्जाम्पल जो आपको समझना है, इसको ध्यान समझिए। दो प्लांट हैं, एक पौधा है मिराबिलिस जलापा, क्या है? मिराबिलिस जलापा, और आप इस मिराबिलिस जलापा को बहुत ही अच्छे एक नाम से जानते हैं, आप 4 o'clock के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? से 4 o'clock प्लांट आपके लिखा हुआ है। और एक पौधा होता है जिसे हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन। तो ये जो दो प्लांट है ना, इन दो प्लांटों में ऐसी घटना देखने को मिलती है। देखो एक प्लांट तो था मिराबिलिस जलापा जिसे 4 o'clock कहते हैं, और एक प्लांट प्रजाति होती है श्री राम जय जय राम कोई बात नहीं। तो स्नैपड्रैगन है ना, स्नैपड्रैगन जिसे स्वान पुष्प के नाम से भी जानते हैं भाई। तो ये दो ऐसे प्लांटों के एग्जाम्पल हैं जिनमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। क्लियर भाई? अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसे 4 o'clock के नाम से क्यों न जाना जाता है। मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock के नाम से क्यों जाना जाता है? इसको 4 o'clock के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस प्लांट के जो पुष्प हैं, इस प्लांट के जो पुष्प हैं वो दोपहर के बाद तो खिलते हैं, मतलब शाम को खिलते हैं, और अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि 4 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं। ध्यान सुनो, देखो ये मिराबिलिस जलापा है, इसे आप गुल अब्बास के नाम से भी जान सकते हैं, इसे आप 4 o'clock के नाम से भी जान सकते हैं। तो बात ही आती है कि इसको आप 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? तो इसको 4 o'clock प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पौधे के जो फूल हैं, फ्लावर हैं, वो शाम को खिलते हैं और पूरी रात खिलते हैं, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं, है ना। तो अर्थात 4 बजे के बाद इसके फ्लावर खिलते नहीं हैं, इसलिए इसको हम 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। तो दो पौधों के हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिनमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स की इसकी व्याख्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण को जरा ध्यान से सुनिए। देखो समयुग्मजी लाल, एक तो लाल फूल व समयुग्मजी सफ़ेद। अब रंग ही तो है, ये रंग है ना, रंग। अरे एक फूल का रंग, हमने एक जोड़ी विपरीत लक्षण ले लिया ना। अरे एक जोड़ी विपरीत लक्षण ही तो लिया है, केवल फूल का रंग ही तो लिया है, फ्लावर का पुष्प का रंग ही तो लिया है। और रंग कैसा है भाई? एक पौधे का रंग तो है
मतलब एक पौधे के फूल तो ऐसे हैं जो लाल कलर के हैं, तो लाल को मैं रेड कहते हैं ना, रेड, तो रेड तो है डोमिनेंट, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जिसको आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे वो तो डोमिनेंट रहेगा, प्रभावी रहेगा, और जिसे आप स्मॉल से लिखेंगे वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी रहेगा। ठीक है, तो अब उदाहरण क्या चल रहा है कि जब समयुग्मजी लाल पुष्प व समयुग्मजी सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी कैसे, गुलाबी पुष्प वाले होते हैं। और जब इनमें हम स्वयंपरागण कराते हैं, F1 पीढ़ी में जब हम स्वयंपरागण कराते हैं तो इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का सेम आता है, 1:2:1। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। ये थ्योरी है, अभी मैं आपको आरेख के द्वारा इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखो एक बार थ्योरी देख लें, है ना। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा गुण प्रकट होता है, तो इस घटना को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापाग नाम के पौधों में ये ऐसा देखने को मिलता है कि उनके समयुग्मजी लाल फूल व समयुग्मजी सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं, गुलाबी। अरे ध्यान कीजिए भाई, गुलाबी, ये क्या है गुलाबी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी हैं, यार गाना सुना है वो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, सुना है क्या? अरे यार कितना अच्छा गाना है ना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसको सुनना भाई। शायद बहुत पुरानी मूवी का है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, टॉपिक पे आइए। हेडिंग थ्योरी क्या कहती है कि समयुग्मजी लाल पुष्प कैसे, फ्लावर लाल, और समयुग्मजी कैसे, सफ़ेद, है ना। इन जब दो पुष्प वाले पौधों के मध्यम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए भाई, सब की सब गुलाबी पौधे प्राप्त हो रहे हैं। कैसे पौधे, गुलाबी पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और जब इसमें हम स्वयंपरागण कराते हैं F1 पीढ़ी में तो इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कितना आता है, 1:2:1 आता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। हाँ आज मैं इससे साफ करूँगा भाई, है ना, उससे क्या है यार वो वाइट सा रह जाता है इसमें ना, अच्छा साफ नहीं होता था। चलिए समझ जाइए आप, है ना। अब देखो बिल्कुल क्लीन साफ हो गया है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना, मैं आरेख बना रहा हूं और ये आरेख आपको अपनी नोटबुक में भी बनाना है जो मैं बना रहा हूं, है ना। देखिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समयुग्मजी लाल और इधर हम बात करते हैं समयुग्मजी सफ़ेद। ठीक है भाई। अब लाल जो होता है भाई, लाल को हम कैपिटल R से शो कर दें तो कैपिटल R, और सफ़ेद को यदि ये विपरीत लक्षण है तो इसको हम स्मॉल r से शो कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक संकरण पढ़ चुके हैं, है ना। तो समयुग्मजी लाल को तो हम कैपिटल R से शो कर देते हैं, समयुग्मजी सफ़ेद को हम स्मॉल r से शो कर देते हैं, क्योंकि ये विपरीत लक्षण है। अब आपको पता ही है कि मेंडलिख तो कहते थे कि जो प्रभावी होता है उसे आप कैपिटल से शो करते हैं। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे जो लाल रंग है वो प्रभावी है किस पे, सफ़ेद रंग पे, है ना, क्योंकि कैपिटल R से शो किया है ना हमने। अब इसमें जो युग्मक बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, कैपिटल R वाले, वही वाली बात है, सब की सब युग्मक एक ही प्रकार के कैपिटल R वाले बनेंगे।
जबकि इधर जितने भी युग्मक बनेंगे सब स्मॉल आर वाले बनेंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? ये नोट्स में भी बनाना है आपको, ठीक है। अब जब इनके बीच में परागण की क्रिया होती है या परागण हम कराते हैं या संकरण कराते हैं, तो देखो इधर से चलेगा कैपिटल आर और इधर से चलेगा स्मॉल आर, क्योंकि एक जीन आता है नर से और एक जीन आता है मादा से, ये आपको पता ही है। तो देखिए भाई, ये F1 पीढ़ी बन गई ना, कैपिटल आर स्मॉल आर F1 पीढ़ी बन गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये F1 पीढ़ी आपको दिख रही है ना। अब सुनो, यदि प्रभाविता का नियम होता, किसका नियम? प्रभाविता का नियम। तो एक बात बताओ, प्रभाविता के नियम के अनुसार यहाँ पर कैसा फूल बनना चाहिए? लाल फ्लावर बनना चाहिए था ना। देखो प्रभाविता के अनुसार यहाँ पर कैसे फूल वाले पौधे बनने चाहिए थे? कैपिटल आर है ना, और कैपिटल आर किसका है? लाल का। तो लाल फूल वाले पौधे उत्पन्न होने चाहिए थे ना, किसके अनुसार? प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन जब ऐसा प्रयोग कराया गया लाल और सफ़ेद फूल के मध्य, तो पहली पीढ़ी के जितने भी पौधे थे उन सब के जो फूल थे ना, वो कैसे फूल वाले उत्पन्न हुए भाई? गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। कैसे? गुलाबी। अब बताओ परिभाषा देखो, एक जोड़ी विपरीत लक्षण के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा गुण प्रकट हो तो हम इस घटना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। तो बताओ ये अपूर्ण प्रभाविता हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाल रंग प्रभावी है ना, वो कंप्लीट रूप से प्रभावी नहीं है सफ़ेद रंग पे। यदि ये कंप्लीट रूप से प्रभावी होता तो यहाँ पर जितने भी पौधे थे वो सब की सब लाल पुष्प वाले होते। लेकिन यहाँ पर लाल पुष्प वाला जो जीन है वो सफ़ेद पुष्प पर कम रूप से प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर कोई तीसरा ही गुण देखने को मिला, अर्थात गुलाबी रंग के फूल उत्पन्न हुए। तो इसी घटना को आप बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये उदाहरण, क्या ये घटना अपूर्ण प्रभाविता के नियम को गलत साबित कर रहा है या नहीं कर रहा? एब्सोल्युटली कर रहा है ना इसको गलत साबित, कि जरूरी नहीं है कि पहली पीढ़ी में प्रकट लक्षण प्रभावी हो। बताओ कहाँ पे है? यहाँ पे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये इसलिए मेंडल के विचलन हैं या मेंडलवाद के विचलन टॉपिक हैं ये। तो शायद आपको ये अपूर्ण प्रभाविता का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है कि मेंडल का स्टेटमेंट था कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा कैपिटल वो प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। लेकिन कुछ पौधों में ऐसा देखने को मिला कि यदि हम लाल और सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराएं तो प्रभाविता के अनुसार तो लाल फूल वाले पौधे होने चाहिए थे F1 पीढ़ी में, लेकिन यहाँ सब की सब कैसे पौधे? गुलाबी। अरे भाई इनका तो पता चल जाता है ना, क्योंकि उसने जो पौधे उगाए होंगे, अब पौधे जब बड़े हुए तो जो फूल आए वो गुलाबी रंग के आए थे। आपने नहीं देखा क्या कि आजकल जैसे बोगनविलिया है, कनेर है, इनके पौधे में दो दो तीन तीन प्रकार के फ्लावर आते हैं? ये सब ऐसी ही घटना है भाई, इनमें क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार के फ्लावर वाले प्लांट आजकल हम ग्रो करते हैं ना। चलिए, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन था। अब आगे इसकी बात करते हैं कि यदि हम इस पीढ़ी में क्या कराएं? स्वयं परागण कराएं। क्या करा रहे हैं भाई? स्वयं परागण। तो देखो वही एक संकर संकरण के अकॉर्डिंग इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल आर वाला और एक स्मॉल आर वाला। ठीक है, तो इसको हम फिर पनेट वर्ग की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। पनेट वर्ग दिख रहा है आपको यहाँ तक? कहीं मेरी मेहनत ऐसी ही बेकार चली जाए। चलो दिख रहा है यार, मुझ पे ना ये लाइन सीधी नहीं बनती, आखिर ऐसा क्या कारण है? या तो मैं कहीं ना कहीं जल्दी में होता हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं,
थोड़ा सा मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ ना, कोई बात नहीं है ना, आपको सुंदरता पर नहीं जाना है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये रही भाई बात आरेख की। तो ये पन्नीट वर्ग हमने बना दिया। इधर हम अपने युग्मक भी बना लेते हैं। इधर चाहे आप नर मान लीजिए और इधर आप मादा युग्मक मान लीजिए, ठीक है। तो नर युग्मक भी हमारे कैपिटल आर और स्मॉल आर, और मादा युग्मक भी हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब तो संकरण तो आप कर लेंगे ना, बहुत सिंपल है। देखो, कैपिटल आर और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये तो आप समझ गए होंगे यार, कर लेना इनको, तो आप जानते ही हैं। अरे यार, ये वाई कहाँ से आ गया, कौन सा, स्मॉल आर। देखिए भाई, तो ये F2PD बन गई आपके सामने। ये तो F1PD है जिसमें गुलाबी पौधे उत्पन्न हुए। जब इन पौधों में स्वयं परागण कराया गया तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है भाई, ये F2PD है। क्या है, F2PD। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, और ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। टेबल जो आपने बनाई है ना, जैसे ये आरेख बनाया ना, तो इधर आपकी जगह होगी कॉपी में, तो उसके साइड में ऐसे लिखना है फिनोटाइप और नीचे जीनोटाइप, ऐसे करके फिनोटाइप और जीनोटाइप। ऐसे मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप बिल्कुल समान है, 1:2:1, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता वाली घटना में फिनोटाइप और जीनोटाइप बिल्कुल समान होते हैं, 1:2:1। कैसे समान होते हैं वो देखिए, सुनो भाई। मैंने आपसे कहा था कि फिनोटाइप का मतलब होता है भाई जब आप किसी चीज़ को बाहर से देख के पता लगाएं, और जीनोटाइप का मतलब होता है जब आप उसकी जीनी संरचना देखें। यही तो बताया था। तो देखो, यहाँ देखो, कैपिटल आर है, तो जिस प्लांट के युग्मक कैसे होंगे, कैपिटल आर वाले, कैसा फूल होगा, लाल फूल। तो लाल फूल केवल आपको एक ही दिखाई दे रहा है ना, तो एक तो हुआ लाल अनुपात। देखो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसे पौधे होते हैं, गुलाबी। तो 2 पौधे कैसे हैं भाई, गुलाबी हैं, अनुपात। और स्मॉल आर एक ही है ना, ये कैसा पौधे का जीनोटाइप था, सफ़ेद का, तो ये सफ़ेद हुआ। लिख लीजिए इधर ऐसे। तो एक पौधा तो पूरा लाल, 2 पौधे गुलाबी और 1 पौधा सफ़ेद, तो ये जीन फिनोटाइप हो गया ना भाई। बाहर से देख के तो आपने पता लगाया है, ये लाल, 2 गुलाबी, 1 सफ़ेद, बाहर से देख के आपने अंदाज लगा लिया, फिनोटाइप आ गया 1:2:1। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई अब आप इसका जीनोटाइप देखिए, तो जब आप इसका जीनोटाइप देखेंगे ना तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। कैसे, एक ऐसा है जो कैपिटल आर वाला है, 2 ऐसे जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हैं, और एक ऐसा है जो स्मॉल आर, तो भी 1:2:1 आया। तब मैं कहता हूँ कि अपूर्ण प्रभाविता वाली घटना में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। अब दिख रहा है आपको, पहले नहीं दिख रहा था, है ना। दोनों ही क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या होता है, तो दोनों में ही समान होगा, 1:2:1 होगा। यानी कि 1 पौधा लाल, 2 पौधे गुलाबी और 1 पौधा सफ़ेद। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है भाई अपूर्ण प्रभाविता। तो बताओ क्या दिक्कत है आपको अपूर्ण प्रभाविता में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, क्योंकि आपको इस नोटबुक में भी बनाना है, सारे को ले लीजिए फटाफट, सिंपल सा है, ये ले लिया होगा। चलिए,
तो ये आपको बात समझ में आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भाई, अपूर्ण प्रभाविता की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ? आ गई? क्लियर समझूं मैं इसको, है ना? कंसेप्ट पता चल गया। इतनी सी बात है कि यार अपूर्ण प्रभाविता तो खुद ये कह रही है कि पहली पीढ़ी में कोई ना तो प्रभावी लक्षण आएगा न अप्रभावी आएगा, कोई तीसरा ही आएगा, तो वो चीज़ अपूर्ण प्रभाविता है। एग्जाम्पल देखें कि भाई लाल और सफ़ेद फूल वाले मध्य पौधों के बीच हम क्रॉस कराएं तो पहली पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। तो अब इससे सिद्ध हो रहा है कि भाई वैसे तो प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल फ्लावर वाले पौधे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तीसरा ही लक्षण प्रकट हो रहा है, गुलाबी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। क्लियर? बाकी आगे जो मैंने बातें वो फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में बताई थी, और ये कंप्लीट आरेख उसका है अपूर्ण प्रभाविता का। चलिए ये आपने बना ही लिया है, तो हम बात ख़त्म करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। अच्छा मैं यहाँ से चलो कोई बात नहीं, यही रहने दो आप, है ना? तो ये आपको बात समझ में आ गई अपूर्ण प्रभाविता की, कंप्लीट हो गया। एक बार नोट्स में पढ़ लिया करो भाई, इतने में मैं साफ करूँ यार, इतने में पढ़ लिया करो, देख लिया करो कहीं कोई सब दिक्कत तो नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल है ना अपूर्ण प्रभाविता। चलिए तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सह प्रभाविता के बारे में। अच्छा यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए। सह प्रभाविता से पहले जरा सुनिए, जब आप एक टॉपिक देखेंगे ना सह प्रभाविता, तो सह प्रभाविता के बाद कुछ लाइन छूटी हुई हैं जहाँ पे आपको फिर एक आरेख बनाना है ना? तो सह प्रभाविता के बाद आपको एक लाइन सी मिलेगी कि कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ता है, ऐसे है ना मंडकण वाला, जिसमें कैपिटल वी स्मॉल वी वाला एक आरेख है ना? और उसमें लिखा हुआ है कि ये भी अपूर्ण प्रभाविता को शो करता है, लिखा हुआ है ना? तो एक बार उसको देख ले क्या? पर वैसे यार चलो कल ही बताऊंगा उसको, है ना? क्योंकि फिर सह प्रभाविता वाला टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा आपका ना, सह प्रभाविता वाला। कल उसके बारे में बात कर लेंगे, छोटा सा है, इसी से रिलेटेड है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपूर्ण प्रभाविता तो हमारी कंप्लीट हो गई। इसका एक एग्जाम्पल और है, नहीं वो वहीं लिखा हुआ है ना आपके, क्योंकि एनसीईआरटी में उसको अलग रखा गया है, तो उसको मैं अलग प्रकार से समझाऊंगा, कल के लेक्चर में समझाऊंगा ना। तो अपूर्ण प्रभाविता यदि आपसे पूछी जाए तो केवल आपको यही लिखना है जो मैंने आपको आज समझाया है, यही अपूर्ण प्रभाविता है भाई, है ना? नोट्स में जो आपके थ्योरी है वो बिल्कुल सटीक है, उसी से आपको मतलब है, वही आपको लिख के चलना है। मैं चाहे यहाँ पे कम बोलूँ चाहे यहाँ पे ज़्यादा बोलूँ, यदि मुझे कोई करेक्शन कराना होगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है, केवल नोट्स वाली थ्योरी आपको लिखनी है, यदि आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो। क्लियर? चलिए तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड विचलन की, जिसका नाम है सह प्रभाविता। ये तो भाई लालाओ छोराओ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रे, ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शायद मैंने और आपने अपने जीवन काल में इतना वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा होगा, श्योर। क्यों? क्योंकि मैं कई बार बच्चों से भी कहता रहता था, पहले क्या है बच्चे कम विश्वास किया करते थे, मैं कि सर ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई क्वेश्चन पिछली बार आ गया और इस बार भी आ जाए। नहीं सर ऐसा तो हो इम्पॉसिबल सर, आप तो ऐसे ही मारते रहते हैं कि ये आ जाएगा, ये मोस्ट है, ये नहीं, कुछ भी नहीं आता सर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आज से 3-4 साल पहले जब ये एनसीईआरटी सिलेबस था तो मैं बच्चों से बोलता था कि भाई लालाओ ये क्वेश्चन है ना सह प्रभाविता वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आएगा इस बार। बच्चों ने देखा सर ये तो पिछली बार आ चुका है,
आप ऐसा क्यों बोल रहे सर, हमने तो सुना है अधिकांश टीचरों से कि भाई जो इस साल आ गया वो इस बार आएगा ही नहीं। गलती उनकी भी नहीं थी। होता है, कुछ कहते हैं कि भाई लाला ये क्वेश्चन तो पिछली बार आ गया, अब तो इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये इस बार तो आना नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहता था कि यार ये कोई फिक्स नहीं है, जो पिछली साल क्वेश्चन आ गया है ना वो रिपीट भी होता है और श्योर होता है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर या तो कल ही भेजूँगा, कल मैं आपको कुछ एग्ज़ाम सेंड करूँगा, है ना, 2-3 साल के, है ना भाई, भेजे हैं मेरे लिए भी, किसी दुर्गेश सैनी ने भेजे है ना, तो उसकी भी डिमांड थी सर इनको आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मैं चलो भाई अच्छी बात है, तूने मेहनत की, उनको डाउनलोड किया, है ना। मैंने जैसा आपसे कल कहा था कि भाई आप देख लेना, तो उस बेचारे ने मेहनत करके उनको डाउनलोड किया, मुझे मैसेज भी किया कि सर इनको आगे भी फॉरवर्ड कर देना, तो मैं कल आपको उनको डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें एग्जाम में क्वेश्चन देख लेना भाई। सह प्रभाविता वाला जो क्वेश्चन है, सह प्रभाविता वाला जो क्वेश्चन है वो लगातार शायद 3 साल आया था भाई, लगातार रिपीट होकर। समझ पा रहे आप मेरी बात को, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। और मैं कहता था उन बच्चों से उस समय कि लाला इसको ढंग से पढ़ना, इस चैप्टर में से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इस बार डेफिनेट ये आएगा। हालांकि उन्होंने पढ़ा था, वो मेरी बात मानते थे, सर आप कह रहे तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, और आया था तब मैंने उनसे कहा था कि हाँ भाई बोलो आया तो नहीं आया, तब वो कह रहे साहब बिल्कुल हम गलत थे उस समय, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि पिछली साल कोई क्वेश्चन आ जाए और इस बार नहीं आए, होता है, रिपीट हो जाता है कई बार, है ना। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही भैया बहुत ही खतरनाक है, इसका तो आदत है रिपीट होने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्लियर, अच्छी तरीके से इसको याद करना है और देखना कितना सिंपल टॉपिक है ये, कितना सिंपल टॉपिक है और कितनी बार रिपीट होता है। जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि व्हाट इज कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता क्या होता है। जाइए हेडिंग पे, मैं अधिकांश कहता रहता हूं कि बायोलॉजी की अधिकांश हेडिंग ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि मैं कौन हूं। क्या हम क्या पढ़ रहे, हम प्रभाविता के नियम के अपवाद पढ़ रहे। प्रभाविता के नियम में मेंडल का ये स्टेटमेंट था कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा, और जो दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है वो रिसेसिव भी मतलब रिसेसिव होता है। क्लियर। तो एक विचलन तो हमने देख लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि साहब ना तो प्रभावी और ना ही अप्रभावी, कोई तीसरा ही गुण आ रहा है। लेकिन ये हेडिंग तो कुछ अलग ही कह रही है। सह माने साथ, प्रभावी माने प्रभावी होना। भाई सह प्रभाविता का मतलब क्या है? सह प्रभाविता खुद ऐसा लग रहा है देखने में कि कोई जीन या युग्म विकल्पी का जोड़ा जब साथ साथ प्रभावी होता है तो हम उसे सह प्रभाविता कह सकते। बताओ कह सकते नहीं कह सकते आप इसको सह प्रभाविता? कोडोमिनेंस क्या डेफिनेशन हो जाती है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ दोनों साथ साथ प्रभावी होते हैं तो हम उसे कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता कहते हैं भाई। क्लियर, बहुत सिंपल है। आपके नोट्स में मैं आपको बता दूं जो थ्योरी लिखी हुई है सटीक थ्योरी है, लेकिन यदि आप उसको और ज़्यादा अच्छी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि जब युग्म विकल्पी के सदस्य, मतलब देखो मैं आपको बता दूं युग्म विकल्पी क्या है, कि कोई भी जो जीन होता है, कोई भी जो लक्षण होता है उसे एक जीन कंट्रोल करता है। ये एक स्टेटमेंट है ना। एक लक्षण को एक जीन कंट्रोल करता है और एक जीन जो होता है वो होता है जोड़े में, क्योंकि दो समजात गुणसूत्र होते हैं और दो समजात गुणसूत्र पर समान लक्षण वाला जीन एक ही स्थान पर होता है, तो जीन के जोड़ा हो गए। अब जीन के जो जोड़ा होते हैं ना उसी को हम युग्म विकल्पी कहते हैं, अर्थात एक लक्षण के लिए दो युग्म विकल्पी जरूरी होते हैं भाई, है ना, एवरेज होते हैं। तो वो कहता है कि जब युग्म विकल्पी के दोनों ही सदस्य, अच्छा युग्म विकल्पी के दोनों सदस्यों में से एक हमेशा प्रभावी होता है और एक हमेशा अप्रभावी होता है। कौन से युग्म विकल्पी के सदस्यों? जो
विषम युग्मजीय होते हैं या हेटेरोजाइगस होते हैं। विषम युग्मजीय मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक इतनी सिंपल सी डेफिनेशन होती है सहप्रभाविता की, बहुत सिंपल। देखो कैसे, जब प्रभावी व अप्रभावी दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करें, है ना। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रभावी व अप्रभावी दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति शो करते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। वो भी सही है, लेकिन यदि आप इसको और अच्छा सरल बनाना चाहते हैं सह के नाम से, तो आप इसको स्वतंत्र रूप से जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली पीढ़ी में जब दोनों ही युग्म विकल्पी एक प्रभावी वाला और एक अप्रभावी वाला, दोनों ही युग्म विकल्पी जब अपनी वंशागति साथ साथ करें या साथ साथ वो अपनी साथ साथ प्रभावी हों या अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करें, तो हम उस घटना को बोलते हैं सहप्रभाविता। यार देखो सिंपल है यार, एक बात बताओ, मतलब साथ साथ प्रभावी होना, देखो एक तो होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी लक्षण, होता है ना, होता है नहीं होता, बताओ, होता है ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक गाय, एक लाल रंग की गाय है, लाल रंग की गाय, क्लियर, और ये सफ़ेद रंग की गाय। ध्यान सुनना आप, लाल रंग की गाय है और ये सफ़ेद रंग की गाय है भाई, है ना। दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, दोनों के बीच में, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आया, है ना। तो जो गाय जो थी ना, गाय जो संतान के रूप में थी, वो ऐसी गाय थी जिसका रंग तो था सफ़ेद और उस पर लाल रंग के थे धब्बे। कुछ भी आप मान लो, दोनों चीज़ हो सकती हैं। अरे यार आपने ऐसी गाय नहीं देखी, आपने ऐसी गाय नहीं देखी क्या कि मतलब एक प्रकार से चितकबरी गाय, याद कीजिए चितकबरी गाय को याद कीजिए आप। चितकबरा बोलते हैं जिसमें 2-3 रंग हों एक साथ, है ना, 2-3 रंग हों। जैसे कुत्ते भी चितकबरी रंग के होते हैं, तो उनका जो रंग वाला जीन है ना, वो भी सहप्रभावी जीन होता है भाई, वो भी सहप्रभावी है, साथ साथ प्रभावित होते हैं। देखो कैसे, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल, फिर उसके बाद अपने मोस्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे। यहाँ एक लाल रंग की गाय थी और एक सफ़ेद रंग की। मान लीजिए इसको लाल रंग का सांड मान लेते हैं, नर, और ये मादा, क्लियर। इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो जो सफ़ेद रंग की ये जो गाय है उसने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। अब जो बच्चा था ना वो, अरे यार अब जो बच्चा होगा उसे आप देख तो पाएंगे ना कि इसका रंग कैसा है, देख लेंगे ना। तो जब आपने उसका रंग देखा तो क्या देखा, उस बच्चे पर दोनों रंग थे, लाल भी था और सफ़ेद भी था। अब सुनो, यदि प्रभाविता का नियम होता तो यहाँ पर संतान कैसी होती, वो केवल लाल रंग वाली होती भाई। जो बछड़ा था वो लाल रंग वाला होता, प्रभाविता का नियम होता था, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है, तो बछड़ा कैसे रंग का होता, लाल रंग का। यदि मैं यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता मानूं, अपूर्ण प्रभाविता कि तीसरा गुण, तो वो कैसे रंग का होता, बछड़ा गुलाबी रंग का होता ना। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि उस बछड़े का रंग ऐसा था, मान लीजिए उसकी पूरी बॉडी वाइट है और उस पर लाल लाल कलर के धब्बे, होता है ना चितकबरा। बछड़े नहीं देखे जो 2-3 प्रकार के रंग बहुत क्यूट से लगते हैं, ठीक है, तो वो चितकबरा रंग है। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखिए इस F1 पीढ़ी में जो ये बछड़ा है उसका रंग सफ़ेद और लाल है, तो आप इससे क्या मतलब समझ पा रहे हैं। देखो कि जो प्रभावी रंग है और जो अप्रभावी है, मतलब प्रभावी गुण
और अप्रभावी गुण दोनों एक साथ साथ प्रभावी हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ। इसमें दोनों एक साथ अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे। सुनिए मेरी बात को, प्रभावी भी अपने लक्षण को प्रकट कर रहा है पहली पीढ़ी में, और अप्रभावी सफेद रंग भी अपने आप को प्रकट कर रहा है पहली पीढ़ी में। तो बताइए, आप इसको कोडोमिनेंस नहीं बोल सकते क्या? आप इसको सह प्रभाविता नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना सह प्रभाविता। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि सह प्रभाविता आखिर क्या चीज़ है, कोडोमिनेंस क्या है। कि जब कोई प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन पहली पीढ़ी में अपनी साथ साथ प्रभावी हों या अपने साथ साथ अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी आप को प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये दोनों ही देखो, ये तो प्रभावी है और ये अप्रभावी है, दोनों एक साथ इस बच्चे में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं ना। सफ़ेद वाला सफ़ेद रंग भी शो कर रहा है, लाल वाला लाल रंग भी शो कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको सह प्रभाविता की घटना बोलेंगे। तो बताओ ये अपवाद हुआ कि नहीं हुआ प्रभाविता के नियम का? भाई मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार तो यहाँ पर केवल कैसे बछड़े होने चाहिए थे? लाल रंग के। और यदि मैं अपूर्ण प्रभाविता की बात करूं तो यहाँ पर गुलाबी रंग का बछड़ा होना चाहिए था, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। और क्या एग्जाम्पल मिला हमें? एक ऐसा बछड़ा जो लाल रंग भी था और सफ़ेद रंग भी था। तो मतलब क्या हुआ कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीनों ने, दोनों युग्म विकल्पियों ने पहली पीढ़ी में अपने आप को साथ साथ अभिव्यक्त किया है। एम आई राइट और नॉट? क्लियर? चलिए, तो समझ में आ गया आपको कोडोमिनेंस क्या होता है। भाई बहुत सिंपल सी ये डेफिनेशन होती है कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही युग्म विकल्पी साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करें तो हम इस घटना को क्या बोलते हैं? हम इस घटना को सह प्रभाविता बोलते हैं। तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका लालाओ जो मोस्ट वन एग्जाम्पल है ना, मोस्ट वन एग्जाम्पल जो आपको लिखना है वो है मानव में रुधिर वर्ग। क्या है? मानव में रुधिर वर्ग। ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन लगातार तीन बार आपसे पूछा गया है। मैं आपको एग्जाम भेजूंगा, आप उसमें देखना कि कितना इम्पोर्टेंट ये भाई क्वेश्चन है सह प्रभाविता वाला। तो जब भी आपसे पूछा जाए सह प्रभाविता के बारे में तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको केवल यही एग्जाम्पल लिखना है, मानव में रुधिर वर्ग। अर्थात मानव में जो रुधिर वर्ग की वंशागति होती है वो भी एक प्रकार से सह प्रभावी, और इसको बहुयुग्म विकल्पी एलील के नाम से भी इसको जानते हैं, बहुविकल्पी युग्म विकल्पी। एक ये भी घटना होती है, यदि आपसे और पूछ ले जाए ना, आप नोट्स में चाहे लिख लेना ना, नोट्स में भी लिख लेना कि जो मानव में रुधिर वर्ग है उसे हम बहुविकल्पी युग्म विकल्पी के अंतर्गत भी मान के चलते हैं, सह प्रभाविता भी मानते हैं उसको, और मल्टीपल एलील के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। अब सुनिए मेरी बात को, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो मानव में रुधिर वर्ग, अब जो आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी को समझो। वो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि जो रुधिर वर्ग है उसका एक जीन होता है। देखो मैंने कहा था कि मानव में हर लक्षण को कोई ना कोई जीन निर्धारित करता है ना। तो ब्लड को अब 11th क्लास में आप रुधिर वर्ग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो मानव में रुधिर को कंट्रोल करने वाला जीन किसे शो करते हैं? आई का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है, आइसोहीमोग्लूटिनोजन। आइसोहीमोग्लूटिनोजन इसका फुल फॉर्म होता है आई का। जो बच्चे 11th क्लास में मेरे से नहीं पढ़े वो भी आप इसको नोट कर सकते हैं, आइसोहीमोग्लूटिनोजन। तो आई जो जीन है वो ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। अब इसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं। अच्छा, इसको बहुविकल्पी क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीन के पास 2 युग्म विकल्पी हैं, लेकिन जो रक्त समूह को निर्धारित करने वाला आई जीन है ना, इसके 3 विकल्प हैं।
तीन विकल्प कौन कौन से, एक तो IA, एक IB और एक I0 या केवल I। तो ये तीन विकल्प हैं भाई, इसके तीन युग्म विकल्पी हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब ये बहुविकल्पी कंडीशन नहीं हो गई क्या भाई, हर जीन के पास दो युग्म विकल्पी होते थे, अब तक बताए थे मैंने, दो युग्म विकल्पी हैं। लेकिन रुधिर वर्ग को जो निर्धारित करता है ना जीन, उसके पास कितने युग्म विकल्पी हैं, तीन, A, B और O। मतलब जीरो आप इसको मानिए, O नहीं बोलेंगे, जीरो इसको बोलेंगे, ठीक है। तो तीन विकल्पी होते हैं रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए, इसलिए हम इसको बहुविकल्पी युग्म विकल्पी के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। तो ये थ्योरी जो आपके पास लिखी हुई है, वो थ्योरी तो बहुत नॉर्मल है, आप उसको समझ जाएंगे। अरे नोट्सों में थ्योरी लिखी हुई है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन कैसे किया है कि यदि युग्म विकल्पी IA हो तो मनुष्य में रुधिर वर्ग कौन सा होता है, A होता है। अरे यार याद कीजिए ना, अपने जो मैंने आपको 11th क्लास में रुधिर वर्ग वाला टॉपिक कराया था, तो वहाँ पे मैंने आपको रुधिर वर्ग निकालना भी तो सिखाया था कि RBC के ऊपर जो एंटीजन होता है, प्रतिजन होता है, उस आधार पर मानव के रुधिर वर्ग बनाए जाते हैं ना। तो जो ये I जीन है ना, I जीन, ये क्या काम करता है, ये I जीन उस RBC के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एंटीजन है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने जो एंटीजन है ना, उनको बनाने का काम करता है ये I जीन। और एंटीजन के आधार पर ही तो मानव के रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, फुल डीपली पहले हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो जो थ्योरी है वो तो आपको नॉर्मल समझ में आ जाएगी कि रुधिर वर्ग का जो निर्धारण है वो I जीन के द्वारा होता है। इसके तीन विकल्पी हैं, IA, IB और I0, है ना। यदि IA होता है तो रक्त समूह होता है क्या, A। यदि IB होता है तो रक्त समूह आता है O, और यदि B, और यदि IA और IB हो तो रक्त समूह आता है AB, और इसी को बोलते हैं सहप्रभाविता। सुनिए मेरी बात को, जो सहप्रभाविता की घटना है ना, वो रुधिर वर्ग का जो निर्धारण होता है उसमें एक ही कंडीशन में आती है। कौन सी कंडीशन, देखो मान लीजिए ये माता और ये पिता, ठीक है। माता से रुधिर वर्ग बनाने वाला जीन आया IA, ठीक है, और पिता से रुधिर वर्ग वाला जीन आया IB। ध्यान सुनो, माता का जो गुणसूत्र था उसमें रुधिर वर्ग का जो जीन था वो तो था IA, और पिता का जो जीन था वो था IB, है ना। अब निषेचन के दौरान ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, IA IB। समझा रहा हूं मैं आपको, सहप्रभाविता IA और IB वाली घटना बनेगी ना। अब बताओ इस बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। अब आपको पता है कि इस बच्चे का रक्त समूह होगा AB। क्या होगा, AB। तो वही बात हो गई ना सहप्रभाविता वाली। देखो कैसे, यह एक युग्म विकल्पी है और यह भी एक युग्म विकल्पी है ना। अब इसमें क्या हुआ कि संतान में दोनों युग्म विकल्पी कैपिटल A और कैपिटल B दोनों एक साथ अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं संतान में। अरे यार यदि आप इसको एक साथ प्रभाव नहीं माने, देखो कैसे, सुनिए मेरी बात को। यदि मैं इसको प्रभाव, अब मान लीजिए उसने कहा कि भाई माता का जो A ब्लड ग्रुप है ये प्रभावी मान लो और इसे रिसेसिव मान लो आप, ठीक है। तो IA IB कंडीशन आती, प्रभाविता के नियम के अनुसार इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था, केवल A। अपूर्ण प्रभाविता होती तो इन दोनों के अलावा तीसरा आता, मतलब O ब्लड ग्रुप आता। लेकिन इस बच्चे का रक्त समूह आएगा क्या, AB रक्त समूह। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो जो AB रक्त समूह वाली घटना होती है ना रुधिर वर्ग के निर्धारण में, केवल वही सह प्रभाविता का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि माता से मान लीजिए IA जीन चल के आया, पिता से मान लीजिए IB जीन चल के आया, तो संतान में जो संतान का रुधिर वर्ग बना वो AB रुधिर वर्ग बना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो ये युग्म विकल्पी हैं अपने साथ साथ अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। बताओ कर रहे नहीं, सुनो यार, ये भी युग्म विकल्पी, ये भी एक युग्म विकल्पी।
तो पहली पीढ़ी में दोनों ने अपने आप को बराबर व्यक्त किया है, तभी तो ब्लड ग्रुप इस बच्चे का ए बी बना है। यदि केवल ए करता तो इस बच्चे का रक्त ए होता, बी अपने आप को शो करता तो केवल बी होता, और यदि दोनों ही नहीं करते तो ओ आता। यही तो कंडीशन बनती ना। लेकिन अब यहाँ पर ए बी रक्त समूह तो बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों जीनों ने अपने आप को बराबर रूप से व्यक्त किया है, मतलब सह रूप से ये प्रभावी हैं दोनों, इसलिए इसको सह प्रभाविता के नाम से माना गया है, केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, तो जब आप इसकी परिभाषा देखेंगे ना, वहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तब आप इसको समझ पाएंगे कि भाई इसके 3 विकल्पी होते हैं, आई ए, आई बी और आई जीरो, है ना। अब इसकी एक टेबल है, वो टेबल हमें बनानी है। मैं इसको मिटा देता हूँ और इसकी टेबल बनानी है आपको नोट्सों में। जगह छूटी हुई है ना, तो नोट्सों में टेबल बनानी है भाई। तो देखिए, जनक फर्स्ट से प्राप्त, जनक 2 से प्राप्त ब्लड ग्रुप की टेबल देख रहे हैं अलग प्रकार से। जीनोटाइप और रुधिरवर्ग। अब हालांकि ये टेबल आप बनाना जानते हैं, देखो कैसे, सुनिए। ये माता है और ये पिता है, मतलब जनक फर्स्ट माता मान लीजिए, जनक 2 पिता मान लीजिए, है ना। अब सुनिए, मान लीजिए जनक फर्स्ट से एक जीन आया आई ए, और माता जनक 2 से भी आया आई ए, तो बताओ इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? आई ए रहेगा ना। और मैंने कहा था 11th क्लास में, याद कीजिए, आई ए जब होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या माना जाता है? ए माना जाता है। तो इसके बच्चे का रुधिरवर्ग क्या बनेगा? ए। तो ऐसी ये टेबल भी आपको बनानी है भाई, यहाँ पे 11th क्लास में भी आती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। इससे आई ए और इससे मान लीजिए आई वी, तो यहाँ आई वी बनेगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। इधर आई ए, इधर आई जीरो मानिए, तो आई जीरो, तो भी ब्लड ग्रुप ए। तो देखो तीनों विकल्पी हमने देख लिए। इधर आप दूसरी बात ले लेते हैं, इधर हम आई वी की बात, देखो आई वी, ये कंडीशन होती है ना। जनक फर्स्ट में ये 3 विकल्पी तो थे, ए बी और ओ, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस करा के देख लीजिए, इधर आप चेंज कर दीजिए आप, वो नॉर्मल बात है यार। इधर आई वी है, इधर आई ए मिला, तो जीनोटाइप आई वी हो जाएगा, तो बच्चे का रुधिरवर्ग फिर ए बी। इधर आई बी, इधर आई बी, तो बी, तो बी। क्लियर। अब आई का इधर से भी आई आता है, इधर से भी आई जीरो मान लीजिए, तो आई जीरो और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। तो ये जो 7 आपको दिख रहे हैं ना, ये टेबल आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनानी है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। ले लिया? सुनो, देखो अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूरा ही आपको लिख के चलना है। यदि आपसे वो 1 नंबर में पूछे केवल कि सह प्रभाविता क्या है, तो केवल आपको परिभाषा लिख देनी है और उसका उदाहरण भी लिखना है। सुनिए मेरी बात को, कि जब प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही युग्म विकल्पी साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करें तो हम इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे मानव में मानव का रुधिरवर्ग, ठीक है। अब फिर आपको लिखना है कि मानव के रुधिरवर्ग का कंट्रोल आई जीन के द्वारा होता है, जिसके 3 विकल्प हैं, आई ए, आई वी, आई जीरो, ठीक है। यदि आई ए होता है तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी होता है तो बी ब्लड ग्रुप, और आई जीरो किसी भी प्रकार के रुधिरवर्ग का निर्धारण नहीं करता। जबकि यदि आई ए आए एक जनक से और एक जनक से आई बी आए, तो संतान का रुधिरवर्ग क्या बनेगा? ए बी, जो कि सह प्रभाविता का उदाहरण है।
ठीक है। तो ये टेबल आपको बनानी है। अब सुनो, अरे ये टेबल कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। एक बात बताओ, 3 विकल्प हैं, IA, IB और I0। तो I0 को तो एक ही लिखना हो तुमने। अब देखो IA, ये माँ है और ये पिता है, तो तीनों के तीन ही तो करके देखेंगे भाई। देखो आपने माता के तीनों ले लिए, IA और तीनों से आपको कराया, IA से IB से। क्यों क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि आप इसको यदि इंटरचेंज भी कर देंगे ना तो भी रिजल्ट सेम रहेंगे। समझ रहे हैं? रिजल्ट सेम रहेंगे भाई। यदि मैं ABO को इधर लिख दूं और IA इधर लिख दूं तो भी रिजल्ट सेम आएगा ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको टेबल बना के देख लेनी है भाई। तो आज केवल इतना ही। ये हमारे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, दोनों को ही आपको करके देखना है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो बाकी बातें करते हैं कल। इस टेबल को बना लेना अच्छी तरीके से, सह प्रभाविता के जस्ट नीचे जो कॉलम छूटा हुआ है ना वहाँ पे।